नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2020 में आपका स्वागत है। सिक्योरिटी से संबंधित करंट अफेयर्स की रिवीजन का ये हमारा 11वां लेक्चर है। इस वीडियो में हम अप्रैल महीने के सिक्योरिटी से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? देखो, हर साल ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक थिंक टैंक जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। तो हाल ही में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2019 इस इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज किया गया और इसमें इंडिया की रैंकिंग पहले के अपेक्षाकृत एक और ज़्यादा खराब हो गई है। पिछले साल इंडिया की रैंकिंग थी 8वीं और इस साल इंडिया की रैंकिंग हो गई है 7वीं। यूँ मत सोचिएगा रैंकिंग इंप्रूव हुई है, पहले 8 थी अब 7 हो गई है, क्योंकि बात यहाँ पर कर रहे हैं टेररिज्म की। टेररिज्म कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, तो इसमें रैंकिंग ऊपर जाना मतलब सिचुएशन खराब हुई है। देखो, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है वो ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस का इस्तेमाल करता है विभिन्न देशों को रैंकिंग देने के लिए। और ये डेटाबेस कौन तैयार करता है? ये डेटाबेस नेशनल कंसोर्टियम के द्वारा तैयार किया जाता है स्टडी ऑफ टेररिज्म एंड रिस्पॉन्सेज टू टेररिज्म के लिए। कहाँ पर? यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में। अगर बात करें इंडिया से आगे कौन से देश हैं, तो ये 6 देश इंडिया से आगे हैं और इंडिया की पोजीशन 7वीं है इस इंडेक्स में। अफगानिस्तान, इराक, नाइजीरिया, सीरिया, पाकिस्तान एंड सोमालिया। बट देखो, हैरानी की बात यह है कि ये देश इंडिया से पीछे हैं, जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, साउथ सूडान, बुर्किनो फासो, पैलेस्टीन, लेबनान। तो मतलब इस इंडेक्स के हिसाब से तो इंडिया में टेररिज्म बहुत ही ज़्यादा है। सरकार ने इस टेररिज्म इंडेक्स का क्रिटिसिज्म किया है। क्या किया है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। खैर, यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और देख लीजिए आप। देखो, इस इंडेक्स का नाम इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे इंडेक्सेस के द्वारा विभिन्न देशों को रैंक देने के लिए, जैसे ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल स्लेवरी रिपोर्ट जो कि वाक फ्री फाउंडेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ये सारे जो इंडेक्सेस हैं इनके द्वारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रिपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है विभिन्न देशों को रैंकिंग देने के लिए। इसीलिए अगर इस इंडेक्स में हमारी रैंकिंग खराब है तो इसका इंपैक्ट इन सभी इंडेक्सेस में भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग ने इस इंडेक्स को क्यों क्रिटिसाइज किया है? कुछ समय पहले सरकार ने नीति आयोग को बोला कि आप एक काम कीजिए, ये कई सारे जो इंडेक्सेस हैं जो विभिन्न देशों को रैंकिंग देते हैं इनको आप मॉनिटर कीजिए। हम क्या कर सकते हैं इन इंडेक्सेस में हमारी रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए? फायदा क्या होगा इसका? देखो, विभिन्न इंडेक्सेस में हमारी रैंकिंग इंप्रूव होगी तो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी तो डेवलपमेंट ज़्यादा आएगी। तो नीति आयोग ने मॉनिटर करना स्टार्ट किया इस इंडेक्सेस को। नीति आयोग को ये लगा कुछ जो इंडेक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा बायस्ड अप्रोच अपनाते हैं और इंडिया को जानबूझ के काफ़ी पीछे की रैंकिंग देते हैं। जैसे 2017 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की वाक फ्री फाउंडेशन के द्वारा जो ग्लोबल स्लेवरी रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, इस रिपोर्ट में इंडिया को काफ़ी पीछे की रैंकिंग दी गई थी। मतलब ये बताया गया था इंडिया में स्लेवरी काफ़ी ज़्यादा है। तो इंडिया ने विरोध किया था कि आपकी जो ये रिपोर्ट है वो गलत है। उसी प्रकार से नीति आयोग ने अब इस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को भी क्रिटिसाइज किया है। नीति आयोग ने बोला है, अरे भाई, आपकी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 30 आपके एम्प्लॉयज हैं, 12 फुल टाइम स्टाफ है, 12 फुल टाइम इक्विवेलेंट स्टाफ है और 6 वॉलंटियर्स हैं। इतने कम एम्प्लॉयज ने 163 कंट्रीज में टेररिज्म की सिचुएशन को एनालाइज भी कर लिया और रैंकिंग भी दे दी। ये तो अपने आप में मजाक है। इवन नीति आयोग ने यह भी कहा कि अनक्लासिफाइड मीडिया में जो आर्टिकल्स छपे हैं उनके आधार पर आपने ये इंडेक्स पब्लिश कर दिया। आपने ये भी नहीं बताया कि आपको फंडिंग कहाँ से मिली, कौन कौन आपके डोनर्स हैं, कैसे पैसे मिले आपको ये इंडेक्स पब्लिश करने के लिए। और इवन टेररिज्म की तो एक कोई डेफिनेशन है ही नहीं। एक देश का आतंकवादी दूसरे देश के लिए हीरो है। इंडिया लगातार कोशिश कर रहा है
कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को अडोप्ट करवाया जाए। 1996 से ही ये कोशिश इंडिया के द्वारा की जा रही है, बट अभी तक ये कन्वेंशन अडोप्ट नहीं की गई है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। तो टेररिज्म की कोई एक एक्सेप्टेड डेफिनेशन है ही नहीं। तो कुल मिला के नीति आयोग ने कहा ये जो इंडेक्स पब्लिश किया गया है जिसमें इंडिया को इतनी खराब रैंकिंग दी गई है, इस इंडेक्स में बहुत सारी कमियां हैं, इसी वजह से इंडिया को खराब रैंक प्राप्त हुई है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल पिच ब्लैक एक्सरसाइज के बारे में है। कंटेस्ट की बात पहले करते हैं। देखो, इस एक्सरसाइज को कंडक्ट होना था 27 जुलाई से 14 अगस्त के बीच, लेकिन कोविड-19 की महामारी के कारण इस एक्सरसाइज को अब कैंसिल कर दिया गया है। ये एक्सरसाइज 2 साल में एक बार कंडक्ट होती है। इसे होस्ट किया जाता है ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स के द्वारा, जिसका नाम है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। 2 साल में एक बार होती है। पिछले साल कंडक्ट हुई थी 2018 में, लेकिन 2020 का वर्जन नहीं कंडक्ट हो सकेगा कोविड-19 की महामारी के कारण। तो फिर से 2 साल बाद 2022 में नेक्स्ट एडिशन इस एक्सरसाइज का कंडक्ट होगा। ये देखो मल्टीलेटरल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। इसमें कई सारे देशों की एयर फोर्सेस हिस्सा लेती हैं। इंडिया की एयरफोर्स को भी हिस्सा लेना था इस बार के एडिशन में, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया की एयरफोर्स को इन्फॉर्म कर दिया है कि आप मत आइएगा, हमने ये कैंसिल कर दिया है एडिशन। ऑब्जेक्टिव यही होता है विभिन्न देशों की एयरफोर्सेस के बीच कोऑपरेशन को इंक्रीज करना, ताकि वो आवश्यकता पड़ने पर मिलकर ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकें। लास्ट में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था सितंबर 2014 में, और ये फोर्स में आ गया था नवंबर 2015 में। इस कोऑपरेशन एग्रीमेंट का मकसद था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम को परचेज कर सके और हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। तो आर्टिकल हमने डिस्कस किया पिच ब्लैक एक्सरसाइज के बारे में। अगर यूपीएससी पूछ लेती है क्या ये इंडिया की एक्सरसाइज है, बिल्कुल भी नहीं। ये ऑस्ट्रेलिया की रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा होस्ट की जाने वाली एयरफोर्स एक्सरसाइज है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? ये जो इंस्टीट्यूट है सिप्री, इसने अपनी एनुअल रिपोर्ट रिलीज़ की है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019। इस इंस्टीट्यूट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले रिपोर्ट के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, 2019 की अपनी रिपोर्ट में इस इंस्टीट्यूट ने कहा है कि 2019 में जो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो था $1917 बिलियन, और जिन 3 देशों ने सबसे ज़्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर किया उनमें से इंडिया और चाइना भी हैं। हम टोटल जितना मिलिट्री इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करते हैं उसमें से 56% हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं, और जापान देखो जितना मिलिट्री इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करता है 96% उसमें से वो यूएसए से इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान जितना मिलिट्री इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करता है 73% चाइना से करता है। वर्ल्ड में वो देश जो सबसे ज़्यादा आर्म्स को एक्सपोर्ट करते हैं वो इस प्रकार से हैं यूएसए, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, चाइना। इंडिया की पर्टिकुलरली अगर हम बात करें 2018 के कंपैरिजन में 2019 में हमने मिलिट्री एक्सपेंडिचर 6.8% ज़्यादा किया। और वैसे देखो 1990 से लेकर 2019 के बीच ये जो 30 साल का अंतराल है, हमारा मिलिट्री एक्सपेंडिचर 260% बढ़ गया है। और पिछले जो 10 साल हैं 2010 से लेकर 2019, इसमें हमारा मिलिट्री एक्सपेंडिचर 37% इंक्रीज हो गया। अब इस इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं। ये इंस्टीट्यूट देखो स्वीडन में है। काम इस इंस्टीट्यूट का ये है कन्फ्लिक्ट्स, आर्मामेंट्स यानी हथियार, आर्म्स कंट्रोल, डिसआर्मामेंट, इन सभी मुद्दों पर रिसर्च करना और डेटा प्रोवाइड करना, एनालिसिस प्रोवाइड करना पॉलिसी मेकर्स को, रिसर्चर्स को, मीडिया को, या फिर उन लोगों को जो इन सब इश्यूज़ में इंटरेस्टेड हैं। ये इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ था 1966 में। आगे तो एक वैसी बात है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 2015 से 2019 के बीच जो आर्म्स ट्रांसफ़र है वो 5.5% इंक्रीज हो गया एज़ कंपेरिजन टू प्रीवियस 5 ईयर पीरियड, यानी 2011 से लेकर 2019
2015 के बीच ये जो 5 साल थे, इन 5 सालों के अपेक्षाकृत 2015 से लेकर 19 के बीच आर्म्स का जो ट्रांसफ़र है वो 5.5% इंक्रीज हो गया। इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है जिस पर क्वेश्चन बनेगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल, अरुणंग। प्रोजेक्ट अरुणंग को इंप्लीमेंट किया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कहां पे? स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट अरुणंग, और इसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं। और ये अरुणंग जो है वो तकरीबन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इसके अंदर वो अरुणाचल प्रदेश और असम के होते हैं। ये एक चीज याद रखें। दूसरी चीज जो ये आर्टिकल में बताई गई है वो प्रोजेक्ट अरुणंग के तहत हमने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को एक काम दिया था कि ब्रिज बनवाना है, एक ब्रिज बनवाना है। ये इसका प्रोजेक्ट का एम था। ब्रिज किस लिए बनाना है? हमें लिंक करना है रिमोट एरियाज, रिमोट जो रीजन है बॉर्डर के पास का, उसको लिंक करना है हमारे मेन लैंड से। या मैं ऐसा बताऊं आपको, देखिए जो अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन है ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। यहां से आप आगे जाएंगे तो आपको एक बॉर्डर मिलेगा जिसका नाम है LOAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये बॉर्डर चाइना और इंडिया के बीच में है। अब इसमें यहाँ देखिए हमारे फौजी जो होते हैं, सोल्जर्स यहाँ पे तैनात होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। अब इन लोगों को अगर कुछ हम सप्लाई करना है, या तो वेपन या फूड, किस तरह से सप्लाई होगा? कोई ना कोई ब्रिज की आवश्यकता होगी हमें। अब यहाँ पे देखिए एक रिवर है, सुभानसरी रिवर। एक्चुअली ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, ब्रह्मपुत्र की ये ट्रिब्यूटरी है सुभानसरी। अब वहां से ये बनेगा ब्रिज। यहाँ देखिए आप, द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल आर वर्किंग टू कंप्लीट रिप्लेस दपोरिजो ब्रिज। पहले क्या थी ये? दपोरिजो ब्रिज थी, सुबानसिरी रिवर के ऊपर थी। ये एक ही ब्रिज है जो सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट में है, अरुणाचल प्रदेश की अपर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट में। अब ये कनेक्ट करेगी रिमोट रीजन को। प्रोजेक्ट अरुणंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि कंस्ट्रक्ट किया जाए अराउंड 1113 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स इन अरुणाचल प्रदेश एंड असम। जैसा कि अभी बताया था, ये प्रोजेक्ट के अंदर एक काम ये हो रहा है कि ब्रिज बनाई जा रही है। अब जो पहले दपोरिजो ब्रिज था वो रिप्लेस क्यों किया जा रहा है? सी, दपोरिजो ब्रिज को रिप्लेस करने का कारण ये है कि दपोरिजो ब्रिज की उतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मोर देन ज्यादा वेट उठा सके, कोलैप्स हो जाएगा ब्रिज अगर ज्यादा वेट डालें तो इसमें। तो उस समय अगर देखिए अगर वार की सिचुएशन हो गई वो बॉर्डर के ऊपर, तो हम हमारे मिलिट्री के जो वेपन्स होते हैं, आर्टिलरी एक्सेट्रा, वो कैसा सप्लाई करें? वो कमजोर ब्रिज से। इसलिए BRO ने या प्रोजेक्ट अरुणंग ने ये डिसाइड किया कि ये ब्रिज को रिप्लेस कर देंगे। अब जो नया ब्रिज बनेगा वो 40 टन तक वेट कैरी कर सकता है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।